आदिवासियों का अधिकार, उनकी जल, जीवन, जमीन ही नहीं आसमान तक जो भी राइट्स हैं वो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिए। प्रताप सिंह मुंडा जी भी एक थे जिन्होंने आदिवासियों की तरफ से ही नहीं पूरे देश के वंचित समाज की तरफ से बाबा साहब की साथ दिया। आदि मानसिकता ने बहुत ज्यादा ताकत लगाई, लेकिन जब हमारा समाज एक साथ रहा, समाज का भी धन्यवाद करना मैं गर्व महसूस करता हूं कि मुस्लिम समाज से मैं आता हूं जिन्होंने बाबा साहब को संविधान की गठन करने की सभा में पहुंचाया, मनुवाद की मानसिकता की साजिश को नाकाम किया। ऐसा नहीं बनता। बहुत लोग कहते हैं हमारे मनुवादी मानसिकता के लोग के संविधान तो बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने मिलकर बनाया था। बिल्कुल बनाया था, लेकिन यह संविधान ऐसा संविधान नहीं होता अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं होते। सबको नहीं मिलने जा रहा था। देश के मालिक सब बराबर के नहीं बनने जा रहे थे। जमीन के नीचे से लेके, पाताल से लेके और आकाश तक सभी संपदाओं पे बराबर का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धारा 14 के रूप में दिया। धर्म का पालन करना है या अपना कोई नया धर्म बनाया है, इसका अधिकार बाबा साहब ने सबको बराबर कर दिया। के मामले में किसी की दखल अंदाजी नहीं, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करे, कोई भी। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। 4 प्रकार के नौकर शब्द पे ध्यान दें। नौकर चुनता है। नौकर कौन है? हम लोग, हमारे नौकर टेम्परेरी नौकर है, टेम्परेरी, कुछ 4-5 सालों के लिए, कई बार पहले भी हटा देते हैं हम। एमएलए, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर देश की जनता के, आपके और मेरे नौकर हैं। जनता का सेवक हूं, वो सच में ही नौकर हैं। आपके चीफ मिनिस्टर आपके नौकर हैं, पहले किस्म के नौकर, एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर, गांव के जो आपके प्रधान चुन के आते हैं, आपके नौकर ही हैं। दरखास्त देते हैं, आप 5 साल की नौकरी देते हैं उन्हें। दूसरे किस्म के नौकरों पे आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है इन नौकरों के बारे में सीखना। डीएम, यह है एसडीएम, यह है एसएसपी, यह है कमिश्नर, यह है चीफ सेक्रेटरी। ये भी आपके नौकर हैं जिन्हें आप थोड़ी लंबी तनख्वाह देते हो और लंबे टाइम तक नौकर रखते हो। SC/ST एक्ट पढ़ ले, धारा 3 सारे अधिकारी ध्यान से पढ़ ले। अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के भाई बहन के साथ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज होता है तो वो अधिकारी जेल जाए। तीसरे प्रकार के नौकर हैं हमारे, जहां से मैं आता हूं, इस देश के चीफ जस्टिस, प्रधान न्यायाधीश और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सारे जज आपके, जनता के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। अब चौथे किस्म के नौकर, जो असली हमारे देश की जनता के नौकर हैं, वो हमारे सोशल मीडिया के जो न्यूज चैनल चलाते हैं हमारे भाई बहन, वो ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं। बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो अखबार हैं, वो बेईमान नौकर हो गए, अपराधी नौकर। संविधान दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर जयंती मैदान भोपाल में सभी लोगों को मेरा जय भीम, जय संविधान, जय भारत। इस सभा के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र सिंह खड़से साहब, मुख्य अतिथि हमारे भाई भानु प्रताप सिंह जी, दिल्ली से हमारे साथ आई हमारी छोटी बहन प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह जी, ओबीसी, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के अध्यक्ष ललित कुमार जी, प्रीतम लोधी जी, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी छोटे भाई देव रावे भलावी जी, कैलाश वल्ले जी और यहां पर सभी उपस्थित
बहुत ही सम्मान के योग्य साथियों जो मंच के सामने बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ऐसे महत्वपूर्ण दिन, कुर्सियां कम पड़ गई उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, और मंच पे उपस्थित सभी हमारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे लोगों को बुलाया जो इस दिन की कीमत, वैल्यू, अहमियत समझते हैं। और ऐसे प्रोग्राम में कुर्सियां कम पड़ जाना एक बहुत ही अच्छा संदेश है, बहुत ही अच्छा लक्षण है। मैं गुजारिश ये करूंगा, रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कुछ लोग इस मेरे भाषण की वीडियो बना लें, क्योंकि ये मैं काम की जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। जो कुछ, हाँ, बहुत शुक्रिया। मैंने एक संविधान के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक फॉलोअर, छोटे से फॉलोअर की हैसियत से जो संविधान के बारे में सीखा है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, और वो बहुत ही काम की बात है। मुझसे पहले डॉक्टर ऋतु ने भी और हमारे दूसरे साथियों ने ये बताया कि हमारा देश संविधान के माध्यम से चलता है और चलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने चंद मुट्ठी भर साथियों के साथ, जिसमें जय प्रताप सिंह मुंडा जी भी एक थे, जिन्होंने आदिवासियों की तरफ से ही नहीं, पूरे देश के वंचित समाज की तरफ से बाबा साहब की साथ दिया और एक ऐसा संविधान बनाने में मदद की उनके, जिस संविधान को लाने के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, और जिस संविधान को रोकने के लिए मनुवादी मानसिकता ने बहुत ज्यादा ताकत लगाई। लेकिन जब हमारा समाज एक साथ रहा, तो बाबा साहब जैसा व्यक्ति संविधान गठन करने की समिति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचा, और उसके लिए मुस्लिम समाज का भी धन्यवाद करना, मैं गर्व महसूस करता हूं कि मुस्लिम समाज से मैं आता हूं, जिन्होंने बाबा साहब को संविधान की गठन करने की सभा में पहुंचाया, मनुवाद की मानसिकता की साजिश को नाकाम कर। यह संविधान ऐसा नहीं बनता। बहुत लोग कहते हैं, हमारे मनुवादी मानसिकता के लोग, के संविधान तो बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने मिलकर बनाया था। बिल्कुल बनाया था, लेकिन यह संविधान ऐसा संविधान नहीं होता अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं होते। यह संविधान इस देश का मालिक, हर एक नागरिक को बराबर का मालिक नहीं बनाता अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की सभा में नहीं पहुंचते। हर एक में महिलाएं भी आती है, सब आते हैं, सब मालिक हैं इस देश के। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं होने जा रहा था, वोट सबको नहीं मिलने जा रहा था, देश के मालिक सब बराबर के नहीं बनने जा रहे थे। ये दिया है अधिकार हमें एक वोट का देके। वोट सिर्फ हम नौकर चुनते हैं, मैं भी उस पर आऊंगा। सबको बराबर का अधिकार, आर्टिकल 14, सबको बराबर का अधिकार, इस देश की जमीन के नीचे से लेके, पाताल से लेके और आकाश तक सभी संपदाओं पे बराबर का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धारा 14 के रूप में दिया है। इस देश में सभी को आजादी, अपने आप को कैसे उसने अपना धर्म का पालन करना है या अपना कोई नया धर्म बनाया है, इसका अधिकार बाबा साहब ने सबको बराबर का दिया है। और धर्म के मामले में किसी की दखल अंदाजी नहीं होगी, इसका अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, कोई भी। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। कोई किसी को
कुछ बोलने से, करने से नहीं रोकेगा तब जब तक कि वो पूरे समाज का नुकसान नहीं करता हो। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। ये सारे अधिकार और ऐसे बहुत सारे अधिकार, जिसमें अभी हमारे छोटे भाई बता रहे थे, आदिवासियों का अधिकार, उनकी जल, जीवन, जमीन, जमीन ही नहीं आसमान तक जो भी राइट्स हैं, वो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया। ये सब नहीं होते, छुआछूत होती, ऊंच नीच होती, आप लोग सड़क पानी नहीं पी सकते थे, सड़क पे नहीं चल सकते थे बहुत सारे लोग हम में से, ये सब होता, पढ़ाई नहीं कर सकते थे, नौकरी नहीं कर सकते थे, वोट की तो बात ही छोड़। हमारा देश संविधान ही है। संविधान बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे देश का निजाम क्या होगा, हमारे देश का हर एक नागरिक सुबह उठकर और रात को सोने तक और रात को चैन की नींद सोते हुए भी किस तरीके से चलेगा, क्या उसकी सुरक्षा होगी, क्या उसका फायदा होगा, ये अमल करने की चीज है। ये कोई जैसे धार्मिक ग्रंथों को आजकल पूजा करने लगे ना, पूजा करने की चीज नहीं है। संविधान ये कहता है, सुनिए, संविधान ये कहता है कि आप, मैं, देश का हर एक नागरिक इस देश का बराबर का मालिक है, मालिक है इस देश की सभी संपदाओं पे जो पाताल से लेकर आकाश तक आती है, बराबर का मालिक है। और संविधान ये कहता है कि हमने देश चलाने के लिए, यानी कि हमने, वी द पीपल, जनता, डॉक्टर ऋतु अभी बता रही थी, जनता अपने 4 प्रकार के नौकर शब्द पे ध्यान दें, नौकर चुनता है। पहले नौकर कौन है? हम लोग, हमारे नौकर टेम्परेरी नौकर है, टेम्परेरी, कुछ 4-5 सालों के लिए, कई बार पहले भी हटा देते हैं हम। एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर देश की जनता के, आपके और मेरे नौकर हैं। यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है, यह समझना और जानना। प्रधानमंत्री कहते हैं ना मैं सेवक हूं, वो कोई एक ही जगह सच बोलते हैं, बस वो एक ही बात सच बोलते हैं जो मैंने सुनी है उनकी, वो ये कि मैं जनता का सेवक हूं, वो सच में ही नौकर हैं। आपके चीफ मिनिस्टर आपके नौकर हैं। ये एप्लीकेशन लेके आते हैं ना आपके पास, हर चुनाव से पहले मैनिफेस्टो दिखाते हैं, मैं ये नौकरी करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं भाग दौड़ करूंगा, मैं आपको ये मेहनत करके आपको दूंगा। देते नहीं है वो, मैं ये सब करूंगा, ये आपका ही पैसा है, मैं इसको ठीक से, कोई देता नहीं है चीफ, कोई नौकर किसी को, मालिक को देता है कुछ? हम देते हैं उनको तनख्वाह, हम देते हैं उनको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कोई करोड़ों रुपए की गाड़ी में नौकर घूमता देखा है? हम लोग इतने बड़े दरिया दिल मालिक हैं कि हमारा जो प्रधान सेवक है वो सैकड़ों हजारों करोड़ की गाड़ियों में और जहाजों में घूमता है, उसके बाद बेईमानी करता है, तो हम लोगों को कान उमेटना आना चाहिए ना, वो नहीं आता। ये हमारे हैं पहले किस्म के नौकर, एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर, गांव के जो आपके प्रधान चुन के आते हैं, आपके नौकर ही हैं, दरखास्त देते हैं, आप 5 साल की नौकरी देते हैं उन्हें, तो जीत के आने के बाद जो भी ये काम करेंगे, पार्लियामेंट में कोई बिल पास करेंगे, असेंबली में कोई बिल पास करेंगे, जो गांव सभा है, कॉर्पोरेशन है, ये निगम परिषद होते हैं, निगम पार्षद, आपसे पूछ के कोई बिल पास करना चाहिए इन्हें। पूछते हैं आपसे कभी? ये नहीं पूछते, ये बेईमानी करते हैं। आपकी आवाज है, आपके नौकर है। अब दूसरे किस्म के नौकरों पे आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है इन नौकरों के बारे में सीखना, जानना और उनके ऊपर अपना अधिकार रखना और जताना। ये थोड़े लंबे टाइम के नौकर हैं, 25-30 साल तक की नौकरी देते हो आप इन्हें। ये है डीएम, ये है एसडीएम, ये है एसएसपी, ये है कमिश्नर, ये है चीफ सेक्रेटरी। ये भी आपके नौकर हैं जिन्हें आप थोड़ी लंबी तनख्वाह देते हो और लंबे टाइम तक नौकर रखते हो।
नौकर हैं आपके, आपको इन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करना आना चाहिए, आपको उनको नौकरों की तरह व्यवहार करना आना चाहिए। नहीं चढ़ते, हम लोग नहीं नौकरों की तरह उनके साथ व्यवहार करते, इसीलिए ये लोग अपनी नौकरी करना भूल गए, मालिकों को आंख दिखाते हैं, मालिकों के साथ ज्यादती करते हैं। हमारे भाई ने अभी बताया कि उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। मालिकों के ऊपर नौकर अगर झूठे मुकदमे दर्ज करेगा तो नौकर जेल जाएगा। यह अम्बेडकरवादियों का वादा है आपसे। कोई भी पुलिस का अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी अगर संविधान के खिलाफ जाके आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो वो जेल जाएगा, ये भारत का संविधान कहता है। और मैं इस मंच से खड़े होकर ऐलान कर रहा हूं, हर एक मंच से करता हूं, ऐसे सभी पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने हमारे ट्राइबल भाइयों के खिलाफ, बहनों के खिलाफ झूठे मुकदमे किए, मनगढ़ंत मुकदमे लगाए हैं, ज्यादती की है, वो सभी पुलिस अधिकारी, वो सभी सरकारी अधिकारी जेल जाएंगे। अगर आप लोग ठीक से पैरवी करे हुए, हम आपका साथ देंगे। जेल जाएंगे, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। SC/ST एक्ट पढ़ ले, धारा 3 सारे अधिकारी ध्यान से पढ़ ले। अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के भाई बहन के साथ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज होता है तो वो अधिकारी जेल जाएगा। ये बताने में आपके पास आया हूं। और हम लोग हैं, भानु जी हैं, हम हैं, पूरे देश में हम एडवोकेट्स की, वकीलों की टीम बना रहे हैं। और जो मुकदमे आपके ऊपर हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप हमारे पास आइए, सब अधिकारियों को, आपको छुड़वाने का काम बाद का है, पहले उन अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम। क्या बात है, नहीं तो आपको बंद करते रहेंगे झूठे मुकदमों में और हम आपको छुड़वाते रहेंगे। लेकिन अगर हमने मुट्ठी भर अधिकारियों को यह मजबूर किया कि वो संविधान के हिसाब से चलेंगे, संविधान को नहीं तोड़ेंगे, कानून के हिसाब से चलेंगे, तो फिर दोबारा किसी को झूठे मुकदमे लगाने की हिम्मत नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। तीसरे प्रकार के नौकर हैं हमारे, उन नौकरों के बारे में भी समझ लें। देश की जनता देश की मालिक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी तीसरे प्रकार के नौकर। जहां से मैं आता हूं, इस देश के चीफ जस्टिस, प्रधान न्यायाधीश और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सारे जज आपके जनता के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। समझ लें इस बात को। जो न्यायालय होते हैं वो खुले में क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? कि पूरी दुनिया और मालिक देश के ये देख सकें कि न्यायाधीश जो हैं वो इंसाफ कर रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं। इसीलिए ओपन कोर्ट है, कोई भी अदालतों में जा सकता है। उसकी वजह ये है, ये न्यायाधीशों को भी हम माय लॉर्ड बोलते हैं, योर ऑनर बोलते हैं। ये इज्जत मालिकों ने दी है, ये अपने तीसरे प्रकार के नौकरों को तनख्वाहें देते हैं, उनको भी पूरी सुविधाएं देते हैं। क्यों? कि वो हमें एक सुविधा, एक सर्विस दे कि अगर हमारे पहले दो नौकर कोई गलती करते हैं या हमारे आपस में कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो उसको ईमानदारी पूर्वक उस पर फैसला दे। ये एक सर्विस है, नौकरी है। ये रिटायर होते हैं ना जजेस भी, आप किसी जज से आपके जानने वाले भी होंगे, पूछ लेना आप जनता के नौकर हो या नहीं हो। अगर ना करे तो मैं झूठा, नहीं हां करे तो आप लोगों को पता होना चाहिए जज साहब भी जो बैठे हैं वो आपकी नौकरी कर रहे हैं। ये मानसिकता बहुत जरूरी है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तभी हम इन लोगों के साथ डील करना सीखेंगे, जो हमारे अधिकार हैं वो सीखेंगे। हाँ, अब चौथे किस्म के नौकर जो हमने इन सबकी निगरानी करने के लिए रखे हैं, उसको भी बहुत पावर है। आजकल तो मैं उसे आपराधिक मीडिया कहता हूं। आजकल जो असली हमारे देश की जनता के नौकर हैं वो हमारे सोशल मीडिया के जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं हमारे भाई बहन, वो ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं। बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो अखबार हैं, वो बेईमान नौकर हो गए, अपराधी नौकर हो गए। वो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे। उनका काम क्या है? उनका काम है जनता के जासूस हैं, वो मालिकों के जासूस हैं। हमने उन्हें जासूसी का काम दिया भारत के संविधान में। क्या काम दिया है? कि कोई भी हमारे पहले 3 नौकर जो है ना,
अगर कोई गलती कर रहा है तो हमें बताओ, उसकी गलती बताओ, ताकि हम उसका कान उमेटें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है प्रेस की, और प्रेस को भी बहुत ताकत है, किसी से भी कुछ सवाल कर सकती है ना प्रेस। बहुत सारी फैसिलिटीज है, उनको हर जगह प्रायोरिटी मिलती है, जाते हैं ना, ये ताकत जो दी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम खुद जो वकील हैं उसको भी जनता ने बहुत ताकत दी है। हम भी आपके नौकर हैं, वकील हम भी सर्विस दे रहे हैं आपको, डॉक्टर, ये सब लोग, ये सभी आपके नौकर हैं। आप इन पे पैसा लगाते हो, हमारी पढ़ाई लिखाई पे। हमें भी बार काउंसिल का लाइसेंस मिलता है ना, हमें भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सब आप लोग देते हो कि हम आपको न्यायालयों में न्याय दिलवा सकें। तो ये समझने की जरूरत है, पहली चीज तो ये होगी। अब पार्लियामेंट में, असेंबलियों में, कॉरपोरेशंस में, ग्राम पंचायत में जो आपका नौकर जाता है, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो आपसे पूछ के काम करे, वो काम करे जिसकी वो इजाजत लेके अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन में जो देते हैं ना घोषणा पत्र, उसमें जो वादे किए थे नौकरी लेने से पहले, वो काम करे। अगर नहीं करता तो पहली बात तो वो देश की सबसे बड़ी चीटिंग होती है, वो अपराध है, मगर हम उस पर उसका अमल नहीं करते, हम उस पर कार्रवाई नहीं करते। 5 साल बाद तो सजा दे सकते हैं, मैं बीच का बता रहा हूं, अगर वो भी है तो वो अपराध है, क्योंकि मास चीटिंग, अपने मालिकों के साथ चीटिंग है। बोला कुछ किया कुछ, बोला 15 लाख। आज मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता क्योंकि मैं इसको लिमिटेड रखना चाहता हूं, चीज को एकेडमिक रखना चाहता हूं, आप लोगों को समझाने के लिए बताना चाहता हूं, पर एक एग्जांपल देकर खत्म करता हूं। 15 लाख का वादा किया था ना, ये धोखाधड़ी है, नहीं देना धोखाधड़ी है। ठीक है, मैं बता दूं। वादा नहीं करना चाहिए, आपको धोखा देके वोट लिया ना, नौकरी देने करोड़ों में नहीं दी ना, धोखा है। आपस में लड़ा के, पैसे देके, लोगों को बहका के जो वोट लिए जाते हैं, वो भी धोखा है, इलेक्टोरल फ्रॉड है, अपराध है। अब इसको रोके कैसे मालिक? एक तो 5 साल बाद सबसे अच्छा तरीका है, अच्छे लोगों को वोट दो, उस पर हम अभी आते हैं। अगर उसमें भी ऐसा नहीं है 5 साल नौकरी दे दी तो बिल्कुल ही वो मालिक बन गए, नहीं। आपने आंदोलन देखे, 2018 का एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। जब भी कोई आंदोलन मजबूत होता है, उसका मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट में जैसे किसान बिल आया, जनता जिसके नौकर थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनता यानी किसानों के, वो किसानों की आवाज ही उनको पार्लियामेंट में उठानी चाहिए थी। उसकी मर्जी के बगैर, किसानों की मर्जी के बगैर वो कानून लाए। उनके पास तो पावर होती नहीं है, कोई ताकत नहीं होती मेंबर पार्लियामेंट के पास, आपकी आवाज ही उनकी ताकत है। आपने वो आवाज वापस ले ली। वापस लेने का तरीका पीसफुल प्रदर्शन, शांतिपूर्ण आंदोलन किया। प्रधानमंत्री साहब ने, जो हमारे सबसे बड़े नौकर हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, विड्रॉ किया। यह तरीका जिसका इस्तेमाल हम कम कर रहे हैं, इसीलिए नौकर उद्दंड हो रहे हैं। यह जनता की ताकत है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यह संवैधानिक, भारत के संविधान में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में यह ताकत दी है आपको नौकरों के काम उमेटने की। अगर अदालतें भी आपकी बात ना सुने तो, अगर सरकारी अधिकारी आपकी बात ना सुने तो, हालांकि अदालतें सरकारी अधिकारी, आप अगर उन्हें चिट्ठी लिख के देते हैं कि ये संविधान के विरुद्ध हो रही है कार्रवाई, ये कानून के विरुद्ध हो रही है, तो वो उनकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं करते ड्यूटी अपनी, तो वो अपराध है। लेकिन उस अपराध को सजा दिलवाने के लिए आपको अच्छे नौकर लाने पड़ेंगे। अगली बार अच्छे नौकर नहीं आते, तब भी आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा आपका जो सजा देने का या उद्दंड नौकर को ठीक करने का हथियार है, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट। ये भी आपका संवैधानिक हथियार है, सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ा तरीका है जिसका हमें इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे, संविधान उतना ही मजबूत होगा, आपके अधिकार उतने ही सुरक्षित होंगे। संविधान में सबसे पहली जो जिम्मेदारी, अब जिम्मेदारियां भी सुन लीजिए, जिसके लिए आपको, हमको सबसे पहले प्रोटेस्ट करना चाहिए।
सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारे जो देश की धरती, चाइना भी 1000 किलोमीटर जो खा गया है ना, संविधान की धारा 2 ही है जो भारत का नक्शा बताती है क्या क्या उसमें है, उसको अक्षुण्ण रखने की सबने कसम खाई है। और अभी सेना के सीनियर जनरल ने एक नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब ने एक बयान दिया था, बहुत उसके बारे में विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हम पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेने के लिए तैयार हैं, जो सरकार है हमें ऑर्डर करे हम पूरा करेंगे। तो जो नौकर आपका इतनी तैयार सेना को आदेश नहीं दे रहा, वो गलती कर रहा है या सही काम कर रहा है? गलती कर रहा है। इसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, इसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने चाहिए। सेना हमारी तैयार है चाइना से भी अपनी जमीन वापस लेने के लिए, ऐसा जनरल साहब बता रहे हैं। और हमें ये पहले से भी पता है, ये बात मैं बहुत पहले से कहता रहा। तो ये सरकार की गलती है कि सेना को आदेश नहीं दे रहे, क्योंकि वो डिसिप्लिन फोर्स है। सेना को आदेश ना देना इस सरकार की सबसे बड़ी गलती है। बाकी उन सभी गलतियों से जो आप सब लोग जानते हैं और मैं बताता भी हूं, और हमारे भाई भी बताते हैं, बहनें भी बताती हैं, सबसे बड़ी गलती यह है कि सेना तैयार है और यह सरकार उसको बांध के रखी हुई है, रोक के रखी हुई है अपनी धरती वापस लेने से। इसके खिलाफ हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी अत्याचार, जो सबसे बड़े देश के खिलाफ गद्दारी हो रही है, वो हमारे ट्राइबल भाइयों की जमीनों के ऊपर उनके अधिकार छीनना। ये कोई ट्राइबल्स की विषय नहीं है। आज जो पर्यावरण का बेड़ागर्क सत्यानाश हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हम अपने जो आदिवासी भाई हैं उनकी बात नहीं सुन के ऐसे लुटेरों की आवाजें हमारे नौकर सुन रहे हैं, जो अडानी अंबानी के नाम तो हैं ही, और भी बहुत सारे हैं। जो मालिक हैं आदिवासी, प्रथम मालिक हैं देश के, क्योंकि वो सबसे पहले। तो मालिकों की, प्रथम मालिकों की बात न सुन के चोर लुटेरों के हवाले जो पर्यावरण करें, वो नौकर बेईमान हैं। उन नौकरों के खिलाफ हमें शांतिपूर्ण ढंग से और मजबूती से प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। सरकारें बदलना तो फाइनल सोल्यूशन है, आखिरी सोल्यूशन है, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। उससे पहले प्रदर्शन करने पड़ेंगे। और अगर आप पे झूठे मुकदमे लगते हैं तो ये जो वकील बिरादरी है, ये भी आपके नौकर हैं, ये आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी लड़ाई आपसे आगे रह के लड़ेंगे, आप हमें मौका दीजिए। ये है दूसरी बड़ी। उसके बाद है अन्याय, जो पूरे देश की पैसे छीनकर कुछ मुट्ठी भर अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को जो सरकारें बांटती आई हैं, और ये सरकार ने तो हद से ज्यादा कर दिया होता। एक अपने मित्र को, अडानी को, दुनिया का सबसे रईस आदमी बनाने के लिए पूरे देश के 85 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया, एक आदमी की खातिर। और वो आदमी भी इन्हीं का आदमी है। इनको अपनी एक लालच है कि जो हमारे दो महान नेता अपने आप को कहते हैं, महान नेता या महान नौकर जो अपने आप को कहते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, वो उनके ही एक तरह से नुमाइंदे हैं। वो अडानी जी में अपने आप को देखते हैं, इसीलिए उनको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने के लिए पूरे देश के बैंकों से उनको पैसे दिलवा दिए, और वो पैसे वापस नहीं करें। आपका और मेरा पैसा है वो, जिसकी बुनियाद पर वो सबसे रईस आदमी बने। तो समाधान क्या है? समाधान तो सभी बता रहे हैं। समाधान ये है कि 10% लोगों ने 90% जगह खा रखी है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने, और ये ईडब्ल्यूएस का जो कोटा मिला है ना, जो जिसे सुदामा कोटा कहा जा रहा है, उसने सब कुछ साफ कर दिया, बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दी है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने हिंदुओं को भी आरक्षण दे दिया, और इस आरक्षण में जिसको कोई गलतफहमी है वो अपनी दूर कर ले। ये 3 जो सो कॉल्ड अपने आप को स्वर्ण कहना चाहते हैं, उनके अलावा
कोई इस कोटे में अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि हिंदू होने की डेफिनेशन प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दी है। ये कोटा 10% कोटा हिंदुओं के लिए है और इसमें सिर्फ 3 समुदाय के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और कोई इस जो भी रेखा है लक्ष्मण रेखा के पार ही नहीं जा सकता। तो ये आप लोग समझ लें कि ये 12% लोग हैं, वैसे 12 साढ़े 12%, तो इनका अभी 2.5% अधिकार और बचता है। बाकी सब SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध का है। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से। तो ये जो 88% जगहें मुट्ठी भर लोग कब्जा करके बैठे हैं, अभी हमारे बहुत सारे संगठन है ना, बहुत सारी पार्टियां हैं, इनको एक बात समझनी चाहिए कि हम लोगों के पास लोग कम पड़ जाएंगे। 88% जगहें जो खाली होंगी और वो तुरंत खाली होंगी जैसे ही ईमानदारी की कोई अंबेडकरवाद की सरकार आती है। तो हम लोगों के पास लोग नहीं मिलेंगे कि 88% बिजनेस किसको दें, हम ये नौकरियों पे किसको लगाएं। तो इसीलिए एक होने की जरूरत है। जगह नहीं मिलेगी, मतलब लोग नहीं मिलेंगे, जगह इतनी होंगी। किसको बनाए, किसको IAS बनाए, इतनी सारे पोस्ट, 88% पोस्ट तो खाली हो जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन आपकी सरकार आएगी, आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। एक बिल तो पास करना पार्लियामेंट में, एक दिन में खत्म हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। एक दिन में जो आदिवासियों के साथ दुराचार, अत्याचार हो रहा है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। एक कानून पास तो करना है और जो कानून है उस पर अमल ही तो करना है। भोपाल में कोई भी बता देगा। एक दिन में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगा। एक दिन में माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार बंद हो जाएंगे, एक दिन में। लेकिन वो फाइनल सोल्यूशन है। उससे पहले हमें पीसफुल प्रोटेस्ट, अदालती कार्रवाई और जो हम प्रशासन के पास रिप्रेजेंटेशन या पत्रक देते हैं उसके माध्यम से लड़ाई करनी है, उसके माध्यम से संघर्ष करना है। एक आखिरी बात कह के मैं खत्म करना चाहूंगा अपनी बात। एक मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से जो कम से कम संख्या जनगणना के तौर पर लगाई गई है ट्राइबल्स की, 21 साढ़े 21% नहीं, 21 साढ़े सेंसस के हिसाब से लगाई है। वो बहुत कम करके आती है इन्होंने जानबूझ के। मध्य प्रदेश का बजट है इस साल का, मैं देख रहा था, 2 लाख करीब 80 करोड़ रुपए, 89 करोड़ रुपए। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जो संख्या है वो 11 से ऊपर परसेंट है, कुछ 11% से ऊपर करेक्ट, अगर मैं नहीं, मध्य प्रदेश में 11%, 16, हाँ 16% है, 16, सॉरी। तो SC ST सब प्लान का एक प्रोविजन है जो ये कहता है, ध्यान से सुन ले हमारे सभी आदिवासी भाई भी और शेड्यूल कास्ट के भाई बहन है, आप सब लोग आज की तारीख में करोड़पति हो, आपका हर एक परिवार, मैं ये बता रहा हूं कैसे। SC ST सब प्लान का मतलब ये है कि ये 2,80,000 करोड़ रुपए जो है, इसमें से 36% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व, 1/3 से ज्यादा, यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे खर्च हो सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं। हर साल 1 लाख करोड़ रुपया, और यह 1980 के दशक से यह प्रावधान है। और इसकी मजेदार अच्छी बात यह है कि ये अगर इस साल खर्च नहीं होगा, जो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाई बहनों पे खर्च होता है, कहीं और इसमें सड़कें बनाने के लिए खर्च नहीं हो सकता, कॉलेज बनाने के लिए खर्च नहीं हो सकता। अगर बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए, ये और कहीं खर्च ही नहीं हो सकता पैसा। तो 1 लाख करोड़ रुपए हर साल 1980 के दशक से, अगर एक साल में खर्च नहीं हुआ तो बचा हुआ अगले साल जाएगा। देश की किसी भी सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी ये पैसा आपका चुरा रखा है, इसको दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर रखा है, लेकिन ये डाइवर्ट या कहीं और खर्च ही नहीं हो सकता। तो वो इकट्ठा होकर इतना पैसा है मध्य प्रदेश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाइयों के लिए कि हर परिवार करोड़पति परिवार है। चाहिए संघर्ष, आप लोग सड़कों पे उतरो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, हम अदालत में केस डालेंगे, हर परिवार करोड़पति होगा। इससे बड़ा
वादा कोई कर सकता है और हम झूठा वादा नहीं कर रहे। हमने आरटीआई के माध्यम से ये रिपोर्ट भी मंगा रखी है और ये कानून है, ये सच्चा वादा है, लखपति बनाने का नहीं। आप लोग करोड़पति हो, हर परिवार करोड़पति है। तो बस यही बात पे कहते कि संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ साथियों। अगर आप संघर्ष करोगे तो हर चीज आपके सामने होगी। और डॉक्टर ऋतु का एग्जाम्पल देके खत्म करना चाहता हूं। इसमें जिस वाइस चांसलर ने, जिस रजिस्ट्रार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिस प्रिंसिपल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ऋतु के खिलाफ, वैसे तो नहीं ना, एक लोग कहता हूं अंगूठा ही काटा जाता है, वैसे तो इनसे अच्छी कोई टीचर नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इनका अंगूठा काटा ना झूठे सिग्नेचर बना के, वो सभी आज कटघरे के पीछे जाने के लिए तैयार खड़े हैं। कौन? वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल और वो सभी पुलिस अधिकारी जिन्होंने इनकी इन्वेस्टिगेशन, पहले एफआईआर नहीं की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो छानबीन की है वो ठीक नहीं की, वो भी जेल जाने की कगार पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ऋतु ने संघर्ष किया। इनको लालच आए, इनको डरावे आए, इनको आज ये ऑफर आ रही है कि हम दूसरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आपको नौकरी दे देंगे। लेकिन ये कह रही हैं कि मुझे नौकरी नहीं, नौकरी कोई दान में नहीं दी है, मुझे मेरा हक था, मैंने नौकरी प्राप्त की थी और वो नौकरी मैं सम्मान के साथ करूंगी, भीख में नहीं करूंगी। मेरा हक है, मैं लूंगी, ना किसी लालच में आऊंगी, ना किसी दबाव में आऊंगी। और इसका फायदा भाइयों ये और बहनों, हमारी खास तौर पर ध्यान से सुन ले, आज बहनें बहुत सारी आई हुई हैं। इसका फायदा पूरे देश में हमारे सभी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, बन चुके हैं, उनके साथ जो दिन रात अन्याय होता है, पूरे देश में इसको फायदा होगा। जब रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वो जेल जाएगा, उसके बड़े बड़े अधिकारी जेल जाएंगे। तो ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। ऐसे ही मुट्ठी भर लोग हमें चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां से भी हमें कुछ ऐसे लोग आज मिल रहे हैं जो जेल जाने से नहीं डरते। यही सबसे बड़ा आज की लीडरशिप की क्वालिटी है। इस सरकार के पास और कुछ नहीं है, पुलिस का डरावा दिखाने के अलावा, झूठे मुकदमे के डराने के अलावा। जो लोग हमारे नेता बनने चाहिए वो जेल जाने के लिए तैयार नहीं। नेता उसी को बनाओ जो जेल जाने के लिए बेकरार है, तैयार नहीं। तब इस सरकार का, इस मनोवादी मानसिकता का सबसे बड़ा हथियार जो है डरावा, पुलिस का डरावा, वो खत्म हो जाएगा और हमें अधिकार मिलेंगे। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशा जी। आपने जिस तरीके से संविधान ने जो अधिकार दिया है हमें, उसको उसकी ताकत को जिस खूबसूरती से हमारे बीच बयां किया है, वो बेहद ही खूबसूरत है और बहुत ही जरूरी बात आपने हम लोगों के बीच में रखी है। और जो आपने अंत में जो बात कही है कि यदि आज संविधान बचाना है, या यदि आपको संविधान बचाना है, या आपको इस देश को बचाना है, तो अभी जेल जाने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार